हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने क्लास 12 के जो यूनिट फर्स्ट थी उसको लगभग या कहें ऑलमोस्ट पूरी तरीके से वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हम एक नई यूनिट नए तरीके से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग उसको बिल्कुल तरीके से देखें, ध्यान से सुने, है ना। तो हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की। ये सेकंड यूनिट है, यूनिट सेकंड। इसका नाम है सौर पीवी प्रणाली का रखरखाव और मरम्मत। आप लोगों ने सोलर फोटोवोल्टेक प्रणाली को पढ़ा। उसमें आप लोगों ने शुरू की यूनिट में देखा कि हमें किस किस प्रकार से सोलर पैनल को इंस्टॉल करना है। और अब हम देखने जा रहे हैं कि अब हमने जो सेटअप बना लिया है उसका हम रखरखाव कैसे करेंगे, और अगर उसमें किसी प्रकार की दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है सोलर पैनल की सफाई। सोलर पैनल जो हमने लगाया, इस पर हम देखेंगे कि एक समय के बाद धूल जम गई या कुछ और परेशानी आ गई। इसकी वजह से क्या हो जाता है, इनका जो आउटपुट होता है वो कम हो जाता है। आउटपुट कम होने का कारण क्या है कि इनको जो इनपुट के रूप में सोलर एनर्जी मिल रही है वो भी कम मिल रही है। इसका कारण क्या है कि इनके ऊपर कुछ धूल मिट्टी टाइप का जम गया है, तो हमें उसको करना पड़ेगा साफ। तो उसकी सफाई के लिए आप जो स्पंज वाले ब्रश आते हैं, स्पंज ब्रश, उनसे आप इनको बहुत हल्के हल्के तरीके का प्रेशर देके आप इनको सफाई कर सकते हैं। इसके बाद इसको करने का दूसरा तरीका भी है कि इसको आप पानी से सफाई करें। लेकिन जब भी आप पानी की सफाई करें तो एक बात ध्यान रखें कि मान के चलिए आप सोलर पैनल का यूज़ कर रहे थे या फिर बहुत ज़्यादा धूप थी उस टाइम पे क्या हो रहा था कि हमारा जो सोलर पैनल है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तब उस समय पर आप कोशिश करें कि पानी का उपयोग ना करें, है ना। आप ये स्पॉन्ज ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा उसकी सफाई करने के लिए। पानी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इस गर्म सोलर पैनल पर पानी डाला, हो सकता है कि उसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव कांच की लेयर लगाई जाती है वो टूट जाए या ब्रेक हो जाए, उसमें कोई दिक्कत आ जाए। तो इस प्रकार से हमें नहीं करना है। पानी की सफाई हल्के प्रेशर के साथ करनी है, हल्के प्रेशर के साथ। हल्के प्रेशर के साथ करने का कारण ये है कि अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे तो भी हो सकता है इसके अंदर जो मेटल लगी हुई है, मेटल स्ट्रिप्स का यूज़ किया गया है, तो वो भी ब्रेक हो सकती है। तो उन सारी चीज़ों से हमें बचना है। हल्के प्रेशर का इस्तेमाल करें, बहुत हल्के से अपन ने सिंपली पानी डाला और ये हो गई साफ। फिर इसके बाद आता है इसमें अगला तरीका जो होता है इलेक्ट्रिक ब्रश। इसमें एक ब्रश आता है जो आपको कुछ नहीं, सिंपली इसके ऊपर रख देना है। ये रहता है सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक का मतलब समझ रहे होंगे कि आप इसको खुद भी चला सकते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी से भी ऑपरेट हो सकता है। इस तरीके के कुछ ब्रश आएंगे, इनको आप आपस में कनेक्ट करके, इनमें ब्रश लगे हुए हैं, तो आप क्या करें कि इनको सीधा इसके ऊपर रख दें, तो ये इसके ऊपर सफाई करता रहेगा। और अगर आप इस ब्रश की सहायता से खुद करना चाह रहे हैं तो खुद भी कर सकते हैं, या फिर आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, इसको कमांड दे देनी है। तो कमांड देने के बाद ये जो सोलर पैनल है हमारा बहुत इजीली साफ हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। इसमें हम देखेंगे कि ये तो हमारा सिस्टम हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, एक सिंपल इसमें कनेक्टर लगा रहता है, इसमें ब्रश भी लगा रहता है। आपको सीधे इसको यहाँ पर लगा देना है और फिर इसको
इलेक्ट्रिसिटी के साथ इसको कनेक्ट कर देना है। तो जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये केवल यहाँ से लेकर और यहाँ तक ही ऑपरेट होगा और इसको पूरा साफ करता रहेगा वो, है ना। क्लियर है बात। चलिए आगे चलते हैं हम। फिर इसके बाद आता है, ये हमारी सोलर पैनल की सफाई वाला पॉइंट तो हो जाता है ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब हम देखते हैं आगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आता है हमारे पास सौर पैनल का परीक्षण। सौर पैनल का परीक्षण। अब परीक्षण में बहुत सारे टर्म्स आते हैं जिनको हमें बहुत टेक्निकल चीज़ों का यूज़ करके सॉल्व करना है और उनका हमें टेस्टिंग करनी है। इसको परीक्षण को आप इंग्लिश वाला वर्ड टेस्टिंग यूज़ करें। हमें चेक करना है कि हमारा जो सिस्टम हमने लगाया है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत, कोई फॉल्ट तो नहीं आ गया है। इसके लिए हमें क्लियर करते हुए चलना है, इसलिए समय समय पर हमें इसका परीक्षण करना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। तो इनमें हम कुछ चीज़ें देखेंगे। जैसे आता है इसमें ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज, इसको शॉर्ट में अगर हम कहें तो वोल्टेज का V, और ये वाला जो ओपन सर्किट का OC है ये इसके नीचे इस तरीके से लिखा जाता है। आप लोगों की किताब में हिंदी ट्रांसलेशन किया गया है तो इसको वो करके लिख दिया है, तो ये गलत है। आप इसको इस तरीके से ही लिखें और इसका जब फुल फॉर्म पूछा जाए आपसे तो आपको इसको बताना है ओपन सर्किट और वोल्टेज। क्या बताया हमने? वोल्टेज का V और ओपन सर्किट इस ओवर OC ओपन सर्किट के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्लियर है बात। इसके बाद आता है शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट, तो शॉर्ट सर्किट करंट के लिए करंट का हम I और शॉर्ट सर्किट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे SC। आप लोगों की किताब में ISC करके लिखा है कुछ, ISC, तो इस तरीके से नहीं लिखना है, हमें केवल इसको इस तरीके से लिखते हुए चलना है ना। तो आप ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट और साथ में जो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी को आप बाकायदा इलेक्ट्रिसिटी देकर टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी जो यूनिट है वो प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप इनको ओपन सर्किट वोल्टेज हो या फिर शॉर्ट सर्किट करंट हो, इनको आप बाय द यूजिंग ऑफ मल्टीमीटर, बाय यूजिंग मल्टीमीटर, आप मल्टीमीटर का यूज़ करके आप ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे अगर हम 100 वाट पावर की बात कर रहे हैं, 100 वाट की पावर है, तो उसके लिए ऑपरेटिंग वोल्टेज हमें, अगर हम 100 वाट के पावर की बात करें कि किसी हमारा जो पैनल है वो 100 वाट की पावर के लिए काम कर रहा है, तो उसका जब हम ऑपरेटिंग वोल्टेज देखेंगे तो वो होगा 16.77 वोल्ट, 16.77 वोल्ट। इसके बाद आता है हमारे पास ऑपरेटिंग करंट। ये आ जाती है 6.26 एम्पियर में, है ना। ये हम आपको स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं। इसके बाद
जो हमें ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है, इसको भी हम बताएंगे आपको आगे चल के। और अगर हम ओपन सर्किट वोल्टेज की बात करें तो 19.83 वोल्ट आना चाहिए, VOC, मतलब कि ओपन सर्किट के लिए हम यहाँ पर CKT लिख रहे हैं, ये सर्किट का शॉर्ट फॉर्म होता है, 19.83 वोल्ट होता है ये। फिर इसके बाद आता है हमारे पास शॉर्ट सर्किट करंट, तो वो होती है 6.56 एम्पियर। शॉर्ट सर्किट करंट, इसको लिख देता हूँ एक बार और ताकि आप लोगों को व्यवस्थित तरीके से याद हो जाए। तो अगर हम 100 वाट की बात कर रहे थे तो उसके लिए ये हमारे नॉर्म्स होते हैं, ये स्टैंडर्ड्स होते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज इतना होना चाहिए, हमारी ऑपरेटिंग करंट 6.26 एम्पियर होनी चाहिए। अगर हम ओपन सर्किट वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो 19.83 के अप्रॉक्स होना चाहिए, और अगर हम शॉर्ट सर्किट करंट की बात कर रहे हैं तो 6.56 एम्पियर के अप्रॉक्स होनी चाहिए। ये हो जाता है हमारा स्टैंडर्ड। अब आता है हमारे पास ओपन सर्किट वोल्टेज। हमें इस ओपन सर्किट वोल्टेज को समझना है। ये आप लोगों की किताब में लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको वहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये भी हो गया है। अब हम सीधा डिस्कस करने जा रहे हैं ओपन सर्किट वोल्टेज के लिए। तो ओपन सर्किट वोल्टेज हम निकालेंगे कैसे, उसकी कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। अगर आपके पास एक सोलर पैनल है तो इस समय पर क्या होगा, आपके पास सोलर पैनल आया, सोलर पैनल पर जब आपको ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सोलर पैनल पर मैक्सिमम लोड कनेक्ट करना है। मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम मतलब अधिकतम और लोड मतलब भार। और ये अधिकतम भार का मतलब, लोड से मतलब हमारा ये है कि हमने किसी न किसी विद्युत उपकरण को जोड़ा है। तो हमने मैक्सिमम लोड को कनेक्ट कर लिया है, तो इस टाइम पर क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम है। रेजिस्टेंस और अगर हम बात करते हैं कि ओपन सर्किट वोल्टेज, तो इसमें वोल्टेज सबसे ज़्यादा हो जाता है और करंट जो है वो जीरो हो जाती है। हमने बताया कि ओपन सर्किट वोल्टेज में हमने मैक्सिमम लोड को कनेक्ट किया हुआ है, और मैक्सिमम लोड कनेक्ट करने के बाद रेजिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और जब हम वोल्टेज की बात करेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा होगा और करंट जो है वो हो जाती है जीरो। ये कहलाता है हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज। इसके बाद आता है हमारा शॉर्ट सर्किट करंट। तो शॉर्ट सर्किट करंट में भी हमें क्या करना है, इसमें आपको नो लोड पर, नो लोड मतलब किसी प्रकार का लोड कनेक्ट नहीं किया हुआ है हमने, तो यहां पर हम देखेंगे कि वोल्टेज जीरो हो जाता है, लेकिन जो करंट है वो मैक्सिमम होती है।
या फिर हम कहें कि जो शॉर्ट सर्किट करंट वाला जो सिस्टम है वो ओपन सर्किट वोल्टेज का जस्ट उल्टा है। यहाँ पर वोल्टेज बहुत ज़्यादा है और करंट जीरो हो रही है, और यहाँ पर वोल्टेज जीरो है और करंट बहुत ज़्यादा है, तो ये कहलाता है हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट। फिर इसके बाद आता है हमारा ऑपरेटिंग करंट। ऑपरेटिंग करंट में कुछ नहीं, सीधा सीधा हमें करंट चेक करनी है। ऑपरेटिंग करंट, तो ये ऑपरेटिंग करंट होती है उपकरण के हिसाब से, हमने किस प्रकार का उपकरण जोड़ा है ना, तो हमें पता चलेगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा लोड वाला उपकरण कनेक्ट करेंगे तो ऑपरेटिंग करंट बढ़ जाती है, और अगर हम कम लोड वाला उपकरण कनेक्ट कर रहे हैं इसके साथ तो जो ऑपरेटिंग करंट होगी वो कम हो जाएगी, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे घर में एकदम से कोई हम लोड कनेक्ट करते हैं तो कई बार फ्यूज जलने जैसी बात सामने आती है। उसका कारण क्यों है? उसका कारण ये है कि उसमें करंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपने कोई बहुत ज़्यादा लोड वाला जो एपरेटस है वो कनेक्ट किया, जैसे हमने कहा कि हम ठंडों के मौसम में पानी की रॉड कनेक्ट करते हैं, या फिर हम कहें कि हमने गीज़र कनेक्ट किया हुआ है, हमारा एसी लगा हुआ है गर्मियों के मौसम में, तो उस समय पर फ्यूज जलने जैसी बात सामने आती है। तो उसका कारण यही होता है कि जो करंट होती है वो एकदम से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। और हमारे घरों में जो फ्यूज़ वायर लगा होता है वो प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, उसका हम यूज़ इसलिए करते हैं कि हमारे जो उपकरण हैं वो सेफ बचे रहें। तो ऑपरेटिंग करंट हम सिंपल एक उपकरण को कनेक्ट करके ऑपरेटिंग करंट को निकाल सकते हैं। और इन सब को निकालने के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मल्टीमीटर को याद जरूर रखना है। मल्टीमीटर, है ना, क्योंकि मल्टीमीटर से आप किसी सर्किट का रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, करंट भी निकाल सकते हैं। और करंट की अगर हम बात करें तो चाहे वो एसी हो या डीसी हो, वोल्टेज भी चाहे वो एसी हो या डीसी हो, कंटिन्यूटी हो, ये सारी चीज़ें हम मल्टीमीटर का उपयोग करके निकाल सकते हैं, है ना। इसके बाद आता है हमारे पास सौर जल पंपिंग का रख रखाव। जो हमने 11वीं क्लास में सौर जल पंपिंग प्रणाली को पढ़ा था, है ना। इसका हम यूज़ क्या कर रहे थे? इसका यूज़ हम खेतों में कर रहे थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पर हम सोलर पैनल का यूज़ करके हम सिंपली हमारा जो वाटर पंप है, खेतों में सिंचाई करनी है तो वो हम यहाँ पर यूज़ कर लेते थे, है ना। तो हमने देखा कि हमें इसकी भी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, इसके भी हमें रख रखाव की ज़रूरत होती है। तो इसके भी कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, जिसके अंतर्गत हमें सबसे पहले तो उस पैनल की सफाई करनी पड़ेगी जो पैनल हमारे यहाँ लगा हुआ है, चाहे वो 4 mm का हो, चाहे 6 mm का हो, चाहे 8 mm का हो। और ये mm जो है आपके अकॉर्डिंग टू लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। तो उसके लिए भी हमें बहुत सिंपल चीज़ों को अपनाते हुए चलना है। आप जब इसके रख रखाव की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना है कि जब हमने जो सोलर पैनल है खेतों में लगाया है तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ भी लगे होंगे, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये पेड़ कहीं इसके ऊपर छाया तो नहीं डाल रहे हैं। ये जो हमने सोलर सिस्टम लगाया है इस पर छाया तो नहीं डाल रहे हैं। तो आप क्या करें, इन पेड़ों की थोड़ी छटाई भी करवा सकते हैं, है ना। तो इनकी आप छटाई करा दें ताकि हमारी जो सोलर एनर्जी है प्रॉपर तरीके से हमारे सोलर पैनल पर पड़े और हमें अच्छे से अच्छा आउटपुट मिले। इसके बाद आता है हमने जो माउंटिंग स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, इस माउंटिंग स्ट्रक्चर को भी हमें देखना है कि हमने जो इसको नट बोल्ट के सहारे कस टाइट किया हुआ था तो वो नट बोल्ट है डिस्टर्ब तो नहीं हो गए, कहीं उनमें कोई खराबी तो नहीं आ गई। अगर किसी प्रकार की इनमें खराबी आती है तो हमें उनको क्या कर देना है, उनका सुधार भी हमें कर देना है। इसके बाद इन्वर्टर की बात करेंगे। हमने जो इन्वर्टर लगाया है उसकी आप रीडिंग को
कंटिन्यूस या फिर हम कहें कि महीने में एक बार आप ज़रूर चेक करें। अगर आप इसकी रीडिंग को कंटिन्यूस चेक करते रहेंगे तो आपके पास जो डाटा आएगा वो डाटा आपको बताएगा कि हमारा जो इन्वर्टर है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद आती है हमारी वायरिंग। वायरिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको देखना है, चूँकि आपने वायरिंग जो है खेतों में लगाई हुई है तो इस वायरिंग में आपको जानवरों ने किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं पहुंचाया है, या फिर धूप में कंटिन्यूस डले रहने से या फिर पानी पड़ने से किसी प्रकार की खराबी तो नहीं आ गई, कट वगैरह तो नहीं लग रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जो करंट है वो लीक कर रही हो। तो हमें लीकेज करंट का भी यहाँ पर क्या रखना है, ध्यान रखना है। लीकेज करंट नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी लीकेज करंट बढ़ेगी तो हमारा सोलर पैनल तो प्रॉपर इनपुट दे रहा है और आउटपुट भी निकाल रहा है, लेकिन वो आउटपुट हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमें लीकेज करंट को बचा के चलना है। हमारी जो करंट है वो लीकेज नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की उसमें समस्या ना आए। इसलिए आप वायरिंग को हर टाइम आप हिसाब बना लें कि आपको हफ्ते में एक बार चेक करना है, महीने में एक बार चेक करना है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि आप जब भी चेक करें तो आप उसको प्रॉपर A to Z एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पूरा टेस्ट करें। फिर इसके बाद जो आपने बैटरी लगाई हुई है, बैटरी का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बैटरी का जो पानी है कहीं कम तो नहीं हो गया है। अगर आपने पानी वाली बैटरी लगाई, जनरली हम इसमें पानी वाली बैटरी का ही इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो इसके हमें पानी को भी देखना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं हो गया है कि हमारी बैटरी पूरे तरीके से ख़राब हो गई, इसके इलेक्ट्रोड काम नहीं कर रहे हैं, तो उनकी भी हमें टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से कर लेनी है ना। क्योंकि ये सारी चीज़ें ही हमारे सोलर पैनल की लाइफ को एक्सटेंड करने का काम करती हैं। क्योंकि जब भी आप कभी सोलर पैनल लगवाने जाएंगे तो कंपनी वाला कह देगा कि हमारे यहाँ आपको केवल 25 साल की गारंटी दी जाएगी, लेकिन अगर आपको इस 25 साल को बढ़ाना है या फिर आपको उसको 25 साल तक कंटिन्यूस तरीके से मेंटेन रखना है प्रॉपर तरीके से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसका रखरखाव और मेंटेनेंस जो है वो करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जो उन्होंने 25 साल की गारंटी वारंटी दी हुई है वो हमारी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमें उससे दिक्कत आने वाली है। तो उन दिक्कतों से बचने के लिए ये रखरखाव, अब रखरखाव की तो हम बात कर रहे हैं, चाहे वो सोलर पैनल का हो, हमें अपने ऊपर भी मेंटेनेंस करना पड़ता है। हमारे कपड़े, हमारी बॉडी ये प्रॉपर तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे हम हर टाइम प्रॉपर तरीके से डॉक्टर को दिखाते हैं, चेकअप करवाते हैं, रूटीन चेकअप जिसको बोला जाता है, उसी प्रकार का रूटीन चेकअप हो जाता है हमारे सोलर पैनल में। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो इसमें और बहुत ज़्यादा चीज़ें तो है नहीं, आपको हमने बता दिया। इसको थोड़ा सा हम ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पैनल की साफ़ सफाई करनी है। पैनल की साफ़ सफाई करने के बाद आपका जो चार्ज कंट्रोल लगा है, इन्वर्टर लगा है, उसकी आप रीडिंग चेक करें। इसके बाद आपने जो बैटरी लगाई है उन बैटरी की लाइफ देखने के लिए आपको क्या करना है, उसका पानी चेक कर लें। आप ये देख लें कहीं उसमें कोई किसी प्रकार की चोट तो नहीं आ गई है। चोट आ गई है तो भी उसके इलेक्ट्रोड ख़राब हो सकते हैं। आपको वायरिंग प्रॉपर तरीके से चेक करनी पड़ेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें चेक आपको करते हुए चलना है। तो इस प्रकार से हमारा ये सेशन भी एंड हो जाता है। आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन एंड करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि ये जो हम मेहनत कर रहे हैं वो आप लोगों तक अधिक से अधिक पहुँचे, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।